Hello students, welcome to the lecture 6 of your chapter chemical reactions and equations। पिछले lectures में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, रिडॉक्सीडेशन के बारे में पढ़े थे, फिर कोरोजन रेंसिडिटी उसके बारे में पढ़े थे, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़े थे, उसका प्रिवेंशन भी पढ़े थे, है ना। तो बेसिकली वही एंड है आपके इस चैप्टर का। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, बारी बारी विल बी डिस्कसिंग द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आज खत्म करने का ट्राई करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सो दैट द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, है ना। देन वी विल बी स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, ये मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, वी विल बी कंप्लीटिंग दैट। तो इंटेक्स क्वेश्चन सेट 1 है, पहला सेट जो है 6th पेज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जो भी प्रोसेस दे रखा है ना, उसका अगर आपको रिएक्शन पता है, उसको अगर इक्वेशन में लिखना आता है तुम्हें, तो लिख डालो। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम बोला है ना, वी हैड रेड दिस क्वेश्चन। तो मैग्नीशियम हम क्या करना चाहते हैं, वी हैव टू बर्न इन एयर। तो एयर में कौन सा जो कंपोनेंट होता है या कौन सा मॉलिक्यूल होता है वो बर्निंग में हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीजन, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली स्टेबल कंपाउंड। तो मैग्नीशियम, ये इसको बैलेंस करना आता है ना, जो ज्यादा एटॉम है, ये देखो डाई एटॉमिक हो गया और यहाँ पे कोई भी डाई एटॉमिक नहीं है, तो इसको पहले बैलेंस करेंगे। इधर कम है, शॉर्टेज है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर मैग्नीशियम हियर इट इज 2। ओके, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो यू नो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड दैट इज वेरी 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 स्टेबल। मतलब आपके पास अगर ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसको अगर खुले में तुम छोड़ दोगे तो ये ऑक्सीजन पाके ये साइड में लेयर बन जाएगा। ओके, इसके जो अराउंड है ना, इसके सरफेस के अराउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, the question is asking that this why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air। मतलब तुम करना चाहते हो ये प्रोसेस, तो इसको तुम क्लीन क्यों करेंगे, मतलब ये जो मैग्नीशियम है उसको तुम जलाना चाहते हो, तो तुम इसको क्लीन क्यों करेंगे। ओके, यू गॉट दैट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या होता है भैया, पहले से ना ये मैग्नीशियम पहले से एक्सपोज होके बहुत सारे मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर्स उसके अराउंड बना देता है। ओके, बहुत सारे मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर वो उसके सरफेस के अराउंड बना देता है। तो हम जब ये वाले चीज को जब हम ऑक्सीजन में मिलाना चाहते हैं या ऑक्सीजन में एयर में बर्न करना चाहते हैं, व्हाट विल बी हैपनिंग, ये जो लेयर है ना, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे अंदर रहेगा, लेयर उसको ऊपर, मतलब लेयर पूरा कवर कर लिया मैग्नीशियम सरफेस को, तो ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम में अभी मिलेगा नहीं, है ना। मैग्नीशियम विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड नाउ। ओके, ऑक्सीडाइज मतलब समझ में है, दिस इज बेसिकली अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो अभी क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके साइड में है, वो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट दिस रिएक्शन टू हैपन। Okay, it will prevent the reaction between the magnesium and oxygen to become what, magnesium oxide। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हमें क्या चाहिए, ये रिएक्शन चाहिए, है ना। लेकिन ये रिएक्शन तभी होगा जब मैग्नीशियम अवेलेबल होगा, लेकिन मैग्नीशियम अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पहले से रिएक्ट करके उससे साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बन चुका है, जो कि बहुत ही स्टेबल है, और उसको अगर हम नहीं हटाएंगे तो मैग्नीशियम एक्सपोज कैसे होगा, मैग्नीशियम ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा तभी ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? सो वी विल बी रिमूविंग दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। रिमूविंग मतलब क्लीन कर लेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन टू गेट दिस डिजायर्ड इक्वेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, तो आप ये सोल्यूशन ऐसे नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो पॉज करो वीडियो एंड जस्ट नोट डाउन दिस सोल्यूशन। यहाँ पे वही बोल रखा है, द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिकॉज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी लेयर बना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैन बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन। है कि नहीं? ये हमें डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन पाने के लिए हमें इसको ये बस यही वाला इक्वेशन नहीं, मैग्नीशियम को कुछ किसी के साथ भी तुम रिएक्शन कराना है तो तुम्हें क्लीन करना होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना होगा। अगर नहीं हटाओगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट कैसे करेगा किसी के साथ, है ना। तो बिफोर बर्निंग इन एयर टू यू हैव टू रिमूव दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड सो दैट, देखो यहाँ पे बोल रखा है ना, इन ऑर्डर टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर द प्रेजेंस ऑफ व्हिच स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर उसको स्लो कर देता है
है कि नहीं? अगर रहेगा तो स्लो कर लेगा, दैट्स व्हाई वी विल बी रिमूविंग दैट लेयर, सिंपल है ना? सो बाय क्लीनिंग इट द बर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इजीली। अगर इसको क्लीन कर देंगे तो मैग्नीशियम एक्सपोज हो जाएगा, देन इट विल बी रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बताने का जरूरी भी नहीं है ना। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको दे दिया है सब कुछ, यू हैव टू जस्ट मेक द इक्वेशन एंड दैट शुड बी बैलेंस, है ना? जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये सब कुछ क्लोरीन है, ओके? क्लोरीन गिव्स राइज टू योर हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना? HCl, दिस इज एसिड। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 2 सेम नंबर ऑफ एटॉम्स है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज बैलेंस्ड, है ना? फिर सेकंड बीट आओ, बी बेरियम क्लोराइड। देखो हमें पता है ना, 9th से तुम पढ़े हो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो दैट इज यू नो, ओके? तो उसको बस अप्लाई करके यू जस्ट write the equations and balance them, है ना? तो barium chloride we have and it is being reacted with what? Aluminium sulfate, है ना? Aluminium sulfate का formula Al2SO4 whole 3। यहाँ पे क्या मिलेगा? BaSO4, that is barium sulfate। This is a type of what? This is a type of double displacement reaction, है ना? Aluminium chloride, ओके? तो इसको तुम खुद बैलेंस करो, है ना? चाहे तुम अप्लाई करो अलजेब्रिक मेथड, नहीं तो जो भी कन्वेंशनल मेथड है आपके पास यू कैन अप्लाई, है ना? जो सबसे ज्यादा कौन सा, देखो 4 3 जा 12 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, ये पे 4, तो 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 कर दोगे तो बेरियम 3 हो गया, इधर भी करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, क्लोरीन 6 हो गया, तो इधर 2, ओके? सारा देखो बैलेंस हो गया, है ना? बस इसी वे में यू कैन बैलेंस। फिर थर्ड U2, ओके? Na sodium plus water, that is H2O, gives rise to NaOH plus hydrogen, okay? You do it by yourself, assignment है, okay? बहुत इजी है यार, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दे दिया, यहाँ पे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल देना है, जैसे एक्यू एक्वास है, गैस है, सॉलिड है, ओके? स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना? ओके, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विथ सोडियम सल्फेट। देखो बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 प्लस Na2SO4 इन वाटर, मतलब ये एक्वस सोल्यूशन है ना? बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट्स आर एक्वस, मतलब AQ लिखना है, ओके? लिखो यहाँ पे। फिर इट विल रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्यूबल मतलब हम बताए थे दैट इज प्रेसिपिटेट, है ना? तो यहाँ पे जो बनेगा ना BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट, ऐसा सिंबल देना है, ओके? एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl दैट इज एक्वस, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसको बस बैलेंस करना है, यू कैन बैलेंस, ओके? असाइनमेंट, यू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, ओके? फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर मतलब AQ लिखना है, ओके? NaOH AQ, okay? Reacts with hydrochloric acid solution HCl will give rise to what? Sodium chloride solution NaCl plus water। बहुत इजी है, you just balance it, है ना? You can do, okay? So basically ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं कि हम बताएं, ओके? You just balance this chemical reactions and it will be done, okay? समझ में? ओके, फिर इंटेक्स सेट क्वेश्चन 2 आ जाओ। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि हम शायद नहीं बताए, लेकिन ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये आता है, ओके? क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया है जो कि सब्सटेंस X का है। ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। देखो व्हाइट वॉशिंग किस चीज को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में? देखो इसको तुम ध्यान देना, इसको जगह अगर तुम्हें व्हाइट वॉशिंग का वर्ड दिख रहा है तो तुम आंख बंद करके बोल सकते हो यहाँ पे क्विक लाइम का इन्वॉल्वमेंट है। क्विक लाइम, ओके? क्विक लाइम वी आर यूजिंग फॉर व्हाइट वॉशिंग, है ना? तो क्विक लाइम आपके पास उसके फॉर्मूला आई विल राइट दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये डायरेक्ट तुम अगर व्हाइट वॉशिंग में उसको तुम यूज कर रहे हो तो दैट इज योर क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो बोल रहा है उस सब्सटेंस का नाम लिखो, X इज योर व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड, ओके? कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हो, फिर फॉर्मूला लिख सकते हो, एंड दिस इज व्हाट आस्किंग इन द सेकंड बिट, राइट द रिएक्शन। देखो रिएक्शन लिखने के लिए बोला है, मतलब तुम्हें व्हाट वी हैव टू डू,
balanced reaction, okay, balanced chemical reaction of the substance X, that is CaO above with water. CaO जब H2O के साथ मिक्स होगा तब क्या होगा? बहुत इजी है. कैल्शियम ऑक्साइड when reacts with water it will form calcium हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस. ओके, बेस वो एक फॉर्म करेगा. बहुत इजी है. ओके, मतलब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर व्हाइट वॉशिंग में कुछ चीज यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम. क्विक लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. ये आपको पता होगा 9th से भी, है ना. तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो हमारे पास जो जनरल या जो कॉमन नेम है दैट इज योर क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, ये जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इट विल बी गिविंग अ बेस ऑफ कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. समझ में आ रहा है? ओके, बहुत इजी है यार. ओके, देखो ये सेकंड क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये हम पढ़े थे ना. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर जाओ वापस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देखो ये आपके एक्टिविटी 1.7 में दिया होगा आपके एनसीईआरटी में. दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना. हम एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेते थे, फिर एनोड कैथोड लगा के वी आर डिकम्पोजिंग द वाटर. ओके, कैथोड एंड एनोड पे H2 एंड O2 मिलता था हमें, है ना. तो यहाँ पे क्या होता था, H2O is what giving electrolysis, it gives H2 and O2 separate. H2O क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा H2 एंड O2 में. तो वही बोल रहा है कि why is the amount of gas collected in one of the test tube. देखो यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब आएगा. ओके, एक टेस्ट ट्यूब में you can collect H2, एक टेस्ट ट्यूब में we can collect what, oxygen. Okay, of the test tubes in activity 1.7 that is electrolysis of water, double of the amount collected in the other. मतलब एक में दो दूसरे का डबल अमाउंट कलेक्ट होगा. ओके, तो नेम दिस गैस, कौन सा गैस, कौन सा गैस डबल आएगा. समझ में आ रहा है? डबल द अमाउंट ऑफ द अदर गैस आएगा, कलेक्ट होगा. तो ये बस क्या करना है, जस्ट you have to balance this equation. We know this is a decomposition reaction of water. It means it will be electrolyzed. Water will be electrolyzed and decomposed to H2 and O2 separately. It means H2O will give rise to H2 and O2. तो इसको balance करो, है ना. तो ये देखो 2 number of oxygen है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस्ड फास्ट. और यहाँ पे 2, मतलब अगर ऑक्सीजन 1 मतलब 1 अमाउंट मतलब 1 यूनिट अमाउंट मिलेगा. ओके, समझ में आ रहा है? तो H2 कितना मिलेगा, 2 यूनिट्स मिलेगा, है ना. अगर ये 1 मिल रहा है तो H2 हाइड्रोजन 2 मिलेगा. तो यही बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 1 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन अमाउंट कितना है, 1 अमाउंट है, यहाँ पे 2 अमाउंट है, यानी कौन सा ज्यादा मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहा है ना. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज योर व्हाट, हाइड्रोजन का अमाउंट. ओके, तो वही बता रहे नेम दिस गैस, मतलब कौन सा होगा, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में दूसरे का डबल मिलेगा अमाउंट, है ना. तो एक टेस्ट ट्यूब, जो जिस टेस्ट ट्यूब में वी आर कलेक्टिंग हाइड्रोजन, दैट विल बी मोर देन द टेस्ट ट्यूब व्हिच कंटेन्स ऑक्सीजन, है ना. समझ में आया? तो वही बता रहा है कि here after electrolysis 2 molecules of hydrogen, ऐसे लिख देना है. just write the chemical equation and just describe the process. okay, जैसे after electrolysis 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is released. 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen is released. hence the amount of hydrogen will be more, है कि नहीं. hence the amount of hydrogen collected will be double than that of oxygen. समझ में आ रहा है? ओके, तो हमेशा बैलेंस करना है इक्वेशन. ओके, देखो फिर ये इंटेक्स्ट सेट 3 में आ गए हम. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जस्ट रिमेंबर दिस इज, देखो जितना भी आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, हम बताए थे आपको रिएक्टिविटी सीरीज जितने में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट सिंगल हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो, उसमें आपको देखना है, सिंगल में बेसिकली आपको सिंगल में देखना है कि जो मेटल या जो भी एलिमेंट वी आर डिपिंग इन दैट सॉल्यूशन वो ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं उसके सॉल्ट या उसके जो सॉल्यूशन से, है कि नहीं, दूसरे सॉल्यूशन से वो जो हम मेटल या एलिमेंट डाल रहे हैं उसके अंदर, दैट इज मोर रिएक्टिव और नॉट. अगर रिएक्टिव नहीं है, इफ इट इज नॉट रिएक्टिव, देन हाउ कैन दैट displace, how can be that displacing the other
एलिमेंट है कि नहीं, अगर उससे अगर ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, सपोज यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, देखो यार इसको कर ही लेते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखो पहले हम बता दे रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज है ना, देखो ऐसे होता है एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन इज इनर्ट, ओके। तो पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है और सबसे लो रिएक्टिव आइदर दिस इज गोल्ड नहीं तो प्लैटिनम, इंटरचेंज होता रहता है। मतलब पूरा उसका जो इतना भी आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा कि मतलब ये दोनों में डिफरेंशिएट करने पड़ जाए, लेकिन यही बेसिकली आपका सीरीज होता है, मतलब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो पहले हाईएस्ट जो ज्यादा रिएक्टिव है दैट इज पोटेशियम, देन बेरियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे आपका है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट इज ब्लू है ना, दिस इज कॉपर सल्फेट, दैट इज ब्लू, ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो ये बोला क्यों चेंज हो जाता है जब आयरन नेल इज डिप्ड, जब आयरन नेल, आयरन का एक नेल वी आर डिपिंग इनसाइड दिस सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्यों चेंज होगा, देखो चेंज तभी होगा, देखो Fe मिल रहा है कॉपर सल्फेट के साथ है ना, तो चेंज तभी होगा अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा है ना, अगर रिएक्टिव नहीं है तो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया देन वी विल बी गेटिंग व्हाट, विल बी गेटिंग अ रिएक्शन हियर है ना, अगर रिएक्शन होगा तो ये चेंज हो जाएगा कलर। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है मतलब ये रिएक्ट होता होगा, मींस देखो आयरन इज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर है कि नहीं, यहाँ पे आयरन है, कॉपर कहाँ पे है भैया, यहाँ पे, मतलब iron is more reactive than copper. Since iron is more reactive than copper, what it will be happening, what it will be doing, iron will be displacing copper, मतलब copper displace हो जाएगा and Fe आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, इसको याद रखना है बाबा हला। तो Fe plus CuSO4 will give rise to ferrous sulfate प्लस कॉपर, ये रिएक्शन लिखा है, अगर बैलेंस करना है तो कर लो है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बता देना है कि बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इट विल बी डिस्प्लेसिंग कॉपर एंड विल बिकम फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट बन जाएगा तो वो कुछ डिफरेंट कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा है ना, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो वही आपको रीजन डालना है, ओके। फिर ये कुछ आपके एक्टिविटी 1.10 देखो क्या दिया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई बहुत ईजी है। अदर देन जो भी 1.10 में आपका दिया है ना, उससे थोड़ा कुछ दूसरा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना है, यहाँ पे यही लिख दो, वी हैव सिल्वर नाइट्रेट, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ना, द आयंस विल बी एक्सचेंजिंग, अगर नाइट्रेट इधर है कोई भी रिएक्शन यू कैन राइट, इधर अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड इधर आ जाएगा, नाइट्रेट इधर आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा AgCl and NaNO3 and you write the what this the balanced chemical equation, okay। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे NO3 and Cl are exchanging है ना, मतलब NO3 माइनस है, NO3 माइनस है, इधर इधर Cl माइनस है, तो NO3 माइनस विल बी, देखो इधर Ag प्लस है, Na प्लस है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस विल बी देयर। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी दिया है एक्टिविटी 1.10 से, उससे कुछ अलग रिएक्शन लिखने के लिए बोला है, जो कि बहुत सिंपल है, कुछ रिएक्शन हम ऐसे लिख दिए, ये बहुत डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, द एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर, NO3 माइनस कहाँ पे चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा, Cl माइनस यहाँ के साथ चला गया, खत्म, AgCl एंड प्लस NaNO3, ओके। सो दिस बेसिकली इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेट, ओके। यहाँ पे कुछ थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत इजी है, देखो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर है ना। तो ऑक्सीडेशन देखो सपोज X प्लस Y होता है, सपोज हमें मिलता है कुछ भी Z, ओके, W मिलता है, तो सपोज ये ऑक्सीडेशन हुआ है, सपोज ये ऑक्सीडेशन हुआ है एंड ये सपोज रिडक्शन हुआ है। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता है ना, फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इसके जो भी उल्टा केस है ना, ऑक्सीडेशन के मतलब माइनस ऑक्सीजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हो जाएगा, समझ में आया। तो यू जस्ट चेक हियर कि कौन सा चीज क्या हुआ,
और अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन जाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग हो रहा है, ये रिड्यूसिंग हो रहा है, तो ये बन जाएगा आपका बट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है। बहुत इजी। तो यहाँ पे बस बताना है क्या, ये तो डायरेक्ट दे दिया ऑक्सीजन के साथ, वी हैव रेड अबाउट द इलेक्ट्रॉन लॉस, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में दे दिया, लेकिन मतलब बहुत इजी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखो Na दिया है, देखो ये बैलेंस आपको लिख देना है, Na प्लस O2 दैट इज Na2O। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा चीज ऑक्सीडाइज्ड हुआ, Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ, है ना। Na विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। यहाँ पे ऑक्सीजन मिला ना, ऑक्सीजन मिला मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ, लेकिन ये तो रिडक्शन, यहाँ पे तो कुछ रिडक्शन नहीं हो रहा है ना, तो ये तो पूरा मैं रिडॉक्स रिएक्शन का बता दिया, एडवांस्ड बता दिया, लेकिन यहाँ पे बस ऑक्सीडेशन ही दिया है, मतलब Na इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना। फिर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है ना। कॉपर ऑक्साइड देखो ये रिडक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। देखो साइमल्टेनियसली यू आर गेटिंग CuO टू Cu, CuO टू Cu मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, है ना, माइनस ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे देखो H2 इज गेनिंग ऑक्सीजन, मतलब H2 इज गेनिंग ऑक्सीजन टू बिकम H2O। समझ में आ रहा है, इट मींस H2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड CuO इज बीइंग रिड्यूस्ड, है ना। ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ एंड ये रिड्यूस हुआ। समझ में आ रहा है, बहुत इजी। लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ बाबा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, देखो ये रिड्यूस हुआ मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली द concept for your redox reaction। ओके, समझ में आया। ओके, तो दिस बेसिकली एंड्स अप हियर, मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन से यहाँ पे एंड होता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी फोकसिंग ऑन द NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी है, आधे घंटे में आज जैसे 25 मिनट में खत्म हो गया। विल बी कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। समझ में आया। NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने के बाद वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जो भी आपके बोर्ड्स के पैटर्न्स में क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन वी विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो हम चीज बताए ना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बस मिलेगा तभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अगर लूज होगा तभी भी ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड कर रहे हो तभी भी ऑक्सीडेशन होगा, है ना। अगर इसके जस्ट उल्टा, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन कब होगा, ऑक्सीजन माइनस कर दो तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करो तो रिडक्शन। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता था तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा तो रिडक्शन। ओके, इतना तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस याद रखने के लिए करो। फिर ये और वही वाला चीज जो रिएक्टिविटी सीरीज वो याद करो, देन ये चैप्टर आपका खत्म ही है ना। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जस्ट रिवाइज देम। ओके, देन वी आर डन फॉर दिस चैप्टर। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे आज हम एंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर NCERT बुक। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।